तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गॉस लॉ पढ़े थे, है ना। इससे पहले आपको याद होगा कि एक चीज जो पढ़े थे वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना फाई। फाई इक्वल टू क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। दूसरी चीज क्या पढ़े थे कि क्लोज सरफेस के लिए जो फाई होता है वो कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कैसा? इनसाइड। और इस दोनों को मिला करके जब हम लोग लिखते थे तो लिखते थे क्या? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चीज मैं बोला था आपको, किसके बारे में? गसियन सतह के बारे में। जिस गसियन सतह के बारे में दो तीन पॉइंट आपको याद रखना था, क्या कि एक तो ये इमेजिनरी है, दूसरी बात कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए, तीसरी बात क्या होना चाहिए? चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से जरूर पास करना चाहिए जहां पर क्या करना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यानी पी पॉइंट से ये क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए। ये चार पॉइंट गसियन सतह के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। और ये था अपना गॉस लॉ कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इससे पहले फ्लक्स के बारे में क्या पढ़े थे? ई डॉट डी एस। इसके बाद एक टर्म था अपना एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में क्या बोला था? हमेशा सतह के लंबवत और बाहर के तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो बाहर के तरफ, और नेगेटिव चार्ज रहे तो चार्ज के तरफ। इतना बात आप लोग जानते हैं। इतना बात जब जानते हैं तो एक हेडिंग लगाइए, क्या कि अनंत लंबाई के आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, या सीधी अनंत लंबाई के आवेशित सीधी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुमको याद होगा, तुमको रैखिक आवेश घनत्व तो कभी पढ़ाए थे। रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा इक्वल टू क्या बोले थे? क्यू बाई एल, है ना। अगर कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है, उस पर आवेश क्यू है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते थे? क्यू बाई एल। और तुमको ये भी पता होगा कि एक समान आवेश वितरण के लिए लैम्डा का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग मान क्या रहे हैं? इसमें हम लोग मान रहे हैं कि माना कि आवेशित आवेशित चालक की आवेशित चालक की रैखिक आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। मान लिया कितना कि इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है वो कितना है? लैम्डा। अब देखो कि अपने पास जो चालक है वो चालक तो सीधी रेखा में है और अनंत लंबाई की है। तो अनंत लंबाई का चालक का मतलब क्या होता है भाई? अनंत लंबाई के चालक का मतलब होगा कि एक चालक होगा ऐसा, जो चालक आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होगा? इन्फानाइटली एक्सटेंडेड होगा, इधर भी अनंत तक और इधर भी कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। ये अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है। ये इधर इन्फिनिटिव तक है और इधर भी क्या है? ये इन्फिनिटिव तक है। आपको याद होगा कि हम लोग निकाले थे क्या कि इस चालक से आर दूरी पर कोई एक पॉइंट लीजिए, आर दूरी पर कोई एक पॉइंट लीजिए पी, और इसी पॉइंट पी पर हम लोगों को क्या करना था भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तुमको याद अगर हो तो ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी गई थी हमारी नॉर्मल मेथड से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ लगाएंगे। अब गॉस लॉ कैसे लगाना है ये जरा सा ध्यान देना, कि गॉस लॉ के लिए जो सबसे पहला काम होता था वो क्या करना? गसियन सतह का चुनाव करना। सबसे पहला काम क्या होता था? गसियन सतह का। और गसियन सतह के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक काल्पनिक सतह जो आवेश के अनुरूप क्या हो? सममित हो, सिमेट्रिक हो, और चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। तो अगर पॉइंट था पिछले दिन तो हम लोग स्फेरिकल सरफेस लिए थे, गोलाकार सरफेस लिए थे। अब देखो ये रॉड है,
और इस रॉड के सिमेट्रिक हमको कहानी बनानी है। तो रॉड के सिमेट्रिक जो कहानी होगी, ये रॉड के सिमेट्रिक कहानी कैसी होगी? सिलिंड्रिकल होगी कि नहीं होगी? सिलेंडर अगर रहे, एक लाइन ऐसा रहे और इसके चारों तरफ ऐसा बेलनाकार सतह रहे, तो बेलनाकार सतह सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गसियन सतह का चुनाव करेंगे। जो गसियन सतह क्या होगा भाई? सिलिंड्रिकल होगा। अब देखो गसियन सतह का चुनाव कर रहे हैं, ये पॉइंट पी से गुजरना भी चाहिए, पॉइंट पी से क्या होना चाहिए? गुजरना भी चाहिए, और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखो ये जो गसियन सतह है, ये जो गसियन सतह है तुम्हारा, ये देखो तो बेलनाकार है, चार्ज के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक भी है, चारों तरफ से बंद भी है कि नहीं? चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? चारों तरफ से एक जैसा, चारों तरफ से बंद होगा, ऊपर का ढक्कन भी लगा हुआ और नीचे का ढक्कन भी लगा हुआ। ये मेरे ख्याल से गसियन सतह का काम जो है तो यहाँ पर हो जाता है। ये चीज जो है आपका, ये क्या है? ये आपका है गसियन सरफेस। अब भाई किए क्या? तो एक गसियन सतह का चुनाव किए, ठीक ना? एक गसियन सतह, एक गसियन सतह का चुनाव किए, जो कैसा है? चुनाव किए जो बेलनाकार है। कैसा है? जो बेलनाकार है। जो कैसा है? बेलनाकार है। अब देखिए भाई, बेलनाकार होने के कारण इससे आर दूरी पर हमको जो है सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना कि गसियन सतह का, माना कि गसियन सतह का त्रिज्या आर तथा लंबाई एल है। क्या मान लिए कि ये जो गसियन सतह है उसका जो त्रिज्या होगा, ये वाला पोर्शन, वो तो इतना ही होगा, आर के बराबर में ही। और इसका जो ये लंबाई है भाई, ये लंबाई इसका कितना मान लिया मैंने? एल लंबाई का ये है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि इसमें तीन सतह है आपके पास। तीन सतह, एक ऊपर वाला ढक्कन है जो समतल सतह है, एक नीचे वाला ढक्कन है जो भी कैसा है? समतल सतह है, और एक ये चारों तरफ वाला बाउंड्री है जो कैसा सतह है? वक्र सतह है। समझ में आ रहा है बात? ये धन आवेशित तार है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो हमेशा किधर के तरफ होगी? बाहर के तरफ होगी। इसके कारण इधर भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर के तरफ होगी? बाहर के तरफ होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब तुम देखो कि अगर समतल सतह, ये देखना कि ये जो डब्बा है, ये एक ड्रम तुम्हारे सामने ऐसे रखा हुआ है जिसका ये सतह समतल सतह है, नीचे वाला भी सतह कैसा है? समतल सतह है, और चारों तरफ कैसा सतह है? वक्र सतह है। तो आप देखिए कि अगर इस सतह का नाम मैं रख लूं पहला सतह, इस सतह का नाम मैं रख लूं दूसरा सतह, और ये जो वक्र सतह है इस सतह का नाम मैं रख लूं क्या? तीसरा सतह। तो पहला सतह के कारण जो आप एरिया वेक्टर लिखिएगा वो लंबवत और किधर के तरफ? बाहर के तरफ। तो ये देखो कि अगर एरिया वेक्टर मैं यहाँ पर लिखने का बात करूं, यहाँ पर ये मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds, ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? नीचे भी अगर मैं कोई सा एरिया वेक्टर लूं ds, तो नीचे का भी जो एरिया होगा वो किधर? परपेंडिकुलर और। अच्छा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है कैसे? ऐसे। मतलब यहाँ पर अगर आप थीटा बराबर देखेंगे तो कितना? 90 डिग्री, और यहाँ पर भी आप अगर थीटा बराबर देखेंगे तो कितना? 90 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, लेकिन अगर वक्र सतह पर मान लो हम कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लें ds, तो इस ds का डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है सो इसी डायरेक्शन में है। तो आप बताइए यहाँ थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब यहाँ तीन सतह है, यहाँ पर कैसा सतह है? तीन सतह है, दो समतल सतह है और एक वक्र सतह है। दो समतल सतह है और एक वक्र सतह है। तो पहला समतल सतह के कारण अगर आप फ्लक्स लिखिएगा, ठीक ना, पहले समतल सतह के कारण विद्युत फ्लक्स, के कारण विद्युत फ्लक्स, के कारण
विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को मैं बोलता हूं क्या, फाई। और फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। आप देखिए कि पहले सतह के कारण, पहला सतह ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, डीएस ऊपर की तरफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। भाई साहब ये बताओ कि इसको तुम इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और सबके साथ गुना हो जाएगा, तो ये जो तुम्हारा फाई 1 निकल के आएगा वो कितना, 0 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दूसरे समतल सतह के कारण अगर हम लोग बात करें, दूसरे समतल सतह के कारण फ्लक्स, दूसरे समतल सतह के कारण अगर आप फ्लक्स का बात करिए, तो ये जो फ्लक्स आएगा इसको अगर मैं बोलूं फाई 2, तो फाई 2 इक्वल टू भी तुम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। ई डॉट डी एस का मतलब क्या हुआ भाई, ई डी एस कॉस कितना थीटा लिखते हो, और थीटा की जगह देखो कि दूसरे सतह के कारण भी थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो भाई दूसरे सतह के कारण जब थीटा का वैल्यू तुम 90 डिग्री डालोगे, तो यहां से तुम्हारा फाई 2 बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। फाई 2 बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। क्यों कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये कॉस 90 यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ भी कॉस 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब देखो कि तीसरा सतह जो है वो कैसा सतह है, वक्र सतह है ना। तो अगर तीसरे वक्र सतह के कारण आप बात करिएगा, तीसरे वक्र सतह के कारण, तीसरे वक्र सतह के कारण फ्लक्स का अगर आप बात करिएगा, तो ये जो फ्लक्स आपका होने वाला है, इस फ्लक्स का नाम आप रखिए क्या, फाई 3। और फाई 3 इक्वल टू आप फिर से क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। अब देखो भाई कि अगर इसको लिखोगे तो इंटीग्रेशन ये भी कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, देखो यहाँ पे तीसरे सतह वक्र सतह के कारण थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब देखो ध्यान से कि ई डी एस कॉस 0 डिग्री आ गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस, इतना रहना दो, कॉस 0 का वैल्यू 1। अब देखो कि विद्युत फ्लक्स के बारे में तुम कभी ना कभी पढ़े हुए हो कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि है। डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन हो रहा है, मतलब कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो भाई अगर बात किया जाए कुल फ्लक्स का, अगर बात किया जाए कुल फ्लक्स का, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर, आप बताइए कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 होगा कि नहीं होगा। आदेश राशि को सिंपल आप जोड़ सकते हैं। तो अगर कुल फ्लक्स फाई बराबर कहिएगा, तो फाई बराबर फाई 1 का वैल्यू कितना आया है, फाई 2 का कितना, और फाई 3 का कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस। मतलब तुम्हारा जो फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। ठीक है, फ्लक्स निकाल लिए तीनों सरफेस के कारण। अब भाई गॉस का नियम कहता है क्या, अब गॉस का नियम कहता है क्या, अब गॉस का नियम कहता है क्या कि जो कुल फ्लक्स होता है वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में होता है ना। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से ये बात पता चलता है क्या कि भाई कुल फ्लक्स फाई बराबर जो होता है ये होता है क्या, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और कुल फ्लक्स मैंने कितना निकाला है, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि डायग्राम में आइए, सवाल ये उठता है कि आप बताइए कि ये जो लाइन है आवेश, इस वक्र सतह पर हर जगह दूरी r एक समान रख रही है कि नहीं रख रही है। जब दूरी r हर जगह पर भाई एक समान है, तो वक्र सतह पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, एक समान होगी, यानी कांस्टेंट होगी। अच्छा, पहली बात तो यही हुई। दूसरी बात, इस सतह के अंदर में कितना आवेश है जो हमको पता नहीं है, इस सतह के अंदर में कितना आवेश है जो हमको पता
नहीं है, लेकिन इस सतह का लंबाई हमको पता है और इसका रैखिक आवेश घनत्व भी हमको लैम्डा पता है जो दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? तो पहली बात ये हुई भाई कि ई का मान जो है, ठीक ना, ई का जो मान है, ई का मान गसियन सतह के किसी भी बिंदु पर, गसियन सतह के किसी भी बिंदु पर एक समान है। किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आर समान रहने के कारण, आर समान रहने के कारण क्या है, एक समान है। आर समान रहने के कारण एक समान है। अब जब आर समान रहने के कारण भैया एक समान है, तो आप ये बताइए कि ई इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बराबर क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि क्यू इनसाइड का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन अब यहां से तुम थोड़ा सा इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो कि यहां से हम अपने बात को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा क्या कहता है? रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा क्या कहता है कि रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा क्या कहता है? घनत्व के परिभाषा से ये बात हमको मिल रही है कि लैम्डा बराबर जो होता है, ये क्या होता है, क्यू बाई एल। अब मान लो कि इस डायग्राम के अंदर में जो चार्ज है उसको हम बोल देते हैं क्या, क्यू इनसाइड, जो हमको नहीं पता है इसको क्या बोल देते हैं, क्यू इनसाइड। और इसका लेंथ है कितना भाई, एल। इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां से ये तुम देखो कि अगर हमको क्यू इनसाइड चाहिए, अगर हमको क्यू इनसाइड चाहिए तो इसको लैम्डा एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एल को इधर लेके आ गए, क्यू इनसाइड इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा एल। क्योंकि माने क्या कि एल लंबाई पर, देखो इसका लंबाई एल है, तो एल लंबाई पर मान लिए चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड। एल में जितना चार्ज है वही तो इसके अंदर, सतह के अंदर चार्ज है। एल के बाहर वाला चार्ज तो सतह के बाहर की चार्ज होगी, जिससे हमको कोई मतलब। तो सतह के अंदर में मैंने मान लिया कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड, और ये कितने लंबाई में, एल लंबाई में। तो अगर लैम्डा लिखोगे, तो लैम्डा लिखोगे दोस्त, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यहां से क्यू इनसाइड इक्वल टू लैम्डा एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरा बात ये देखो कि अगर हमको बात किया जाए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का, तो आप देखिए ध्यान से कि इस वक्र सतह पर आप छोटा सा एलिमेंट काटे हैं, डीएस डीएस। ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट आप काट सकते हैं चारों तरफ, इनफाइनाइट एलिमेंट। और सारे एलिमेंट को जो फिर से आप जोड़ दीजिएगा, तो ऊपर वाला ढक्कन छोड़ के, नीचे वाला ढक्कन छोड़ के, इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ईडीएस बराबर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं? तो जब बेलन के वक्र सतह का ये क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है भाई बताओ? 2 पाई रेडियस आर, और इसका लेंथ है कितना, 2 पाई आर एल होगा कि नहीं होगा? अब इसमें से क्या करो, इसमें से क्या करो कि क्यू इनसाइड का वैल्यू, ठीक ना, क्यू इनसाइड तथा इंटीग्रेशन डीएस, क्यू इनसाइड तथा इंटीग्रेशन डीएस का मान समीकरण 1 में रखिए। का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में आप रखिएगा समीकरण में मान रखने पर आपको क्या मिलेगा? तो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 है तुम्हारा, समीकरण 1 है तुम्हारा क्या, ए इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। ई का वैल्यू ई ही रहने दो। इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर 2 पाई आर एल रख लूं क्या? इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर 2 पाई आर एल रख लूं, रख लूं। और दूसरी बात, क्यू इनसाइड के जगह पर लैम्डा एल रख दूं तो कोई दिक्कत, नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो कोई दिक्कत।
यहाँ ई हमको निकालना है तो ई को इसी साइड रहने दो, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इस साइड है, और 2 पाई RL को इधर गुना से ले जाओगे तो इधर भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो गसियन सतह का लंबाई हम कितना माने उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, क्योंकि देखो एल कट गया, तो एल हम कितना भी माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ई इक्वल टू जो निकल के आया, ई इक्वल टू आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला आप पीछे भी कहीं डिराइव किए हुए हैं, किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं? किए हुए हैं। अगर किए हुए हैं तो बताइए कि जो पीछे आप डिराइव किए थे वो आसान था कि ये आसान है? अनंत लंबाई वाला याद करिए, अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला कहीं पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये किया हुआ था। क्या मिलाए हो? अनंत लंबाई में देखो जहाँ θ1 θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो गया था। इतना ही था, देख लेना मिला करके। लैम्डा का वैल्यू रख दिया होगा और क्या किया होगा? दिखाओ कॉपी दिखाओ, हम दिखा देते आए। तो ए डिस्टेंस होगा, वही चीज है, ध्यान से देखो, ठीक ना? वही चीज है, ध्यान से देखो, 2 के लैम्डा बाई ए लिखे हुए हो ना? अच्छा इसको उसी फॉर्म में लिख दें। देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं ना, ये इतना तो तुम याद रखो। अब ये चीज वही है जो पीछे था, वो ध्यान से देखना कि हम लोग उसमें क्या माने थे कि भाई अनंत लंबाई का रॉड था तुम्हारा और ए डिस्टेंस पर तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, है ना? तो तुम निकाले थे कितना? 2 के लैम्डा बाई ए। ध्यान से देखो, 2 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और ए के जगह पर जो हम लोग यहाँ माने हैं वो कितना? यही ना माने हैं? ध्यान से देखिए, तो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही चीज है क्या? यही चीज ना है? समझ में आया? तो वो पीछे वाला आसान था कि ये वाला आसान है? ये वाला आसान है ना? पीछे वाला क्या था सर, वो तो हमको पता नहीं है। तो ये है क्या, गॉस लॉ का एक दूसरा एप्लीकेशन, जिस दूसरे एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या जाना कि गॉस लॉ का प्रमेय का उपयोग करके कैसे हम लोग अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखो क्या किए थे, एक अनंत लंबाई का माने थे आवेशित चालक, और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट था पी, जहां पर आपको क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो सबसे पहला काम क्या, गॉसियन सतह का चुनाव करना। तो रेखा के सममित हो, तो रेखा के सममित कोई बेलन ही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। रेखा के सममित हमेशा क्या होगा? बेलन होगा। बिंदु के सममित हमेशा क्या होगा? गोला होगा, ठीक ना? तो रेखा के सममित बेलन है, तो माने कि एक एल लंबाई का बेलन जो क्या है, गॉसियन सतह है, जिसकी त्रिज्या आर है, क्योंकि पॉइंट पी से भी इसको पास करना था। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर, और इसका लंबाई कितना मान लिए? एल। अब देखो कि क्षेत्रफल का दिशा हमेशा किधर? परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो ये वाला जो ढक्कन है ऊपर वाला, इसका दिशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। नीचे वाला ढक्कन है परपेंडिकुलर और ये जो वक्र सतह है इसका दिशा भी परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र का दिशा तो तय है भाई कि हमेशा बाहर की तरफ ही निकलेगा। तो बाहर की तरफ निकलेगा तो ई और ds के बीच का एंगल यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना? ई डॉट ds होता है, ई ds cos थीटा होता है, मतलब पहले और दूसरे सतह के कारण जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 0, है ना? और तीसरा सतह में थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो तीसरा सतह के कारण हम लोगों ने क्या किया, पहले और दूसरे के कारण फ्लक्स 0 हो गया। तीसरे सतह के कारण हम लोगों ने क्या किया, फ्लक्स निकाला, जो फ्लक्स आया कितना? इंटीग्रेशन ई ds के बराबर में। अब कुल फ्लक्स का अगर बात करो तो स्केलर है, तो सीधा सीधा क्या करोगे? जोड़ दोगे, जोड़ दोगे तो कुल फ्लक्स निकल गया। अब गॉस लॉ कहता है कि फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। फाई के मतलब ई ds, फाई कितना आया पीछे? ई ds आया है, देखो ई ds बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख रहे हैं क्या कि वक्र सतह के किसी भी बिंदु की दूरी जो है सो चालक से हमेशा एक समान है, त्रिज्या के बराबर में। तो दूरी एक समान मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? एक समान, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से आ गया बाहर, इक्वेशन 1 मान लिए। अब दो चीज है, एक तो इंटीग्रेशन ds निकालना, और एक की सतह के अंदर में कितना आवेश है इसका परिमाण निकालना।
तो भाई सतह के अंदर में आवेश निकालने के लिए हम लोग रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग किए, है ना। रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग किए तो Q इनसाइड लैम्डा एल निकल के आया। और इंटीग्रेशन डीएस, देखो वक्र सतह पर का डीएस का इंटीग्रेशन है ये। तो वक्र सतह को अगर तुम इनफाइनाइट टुकड़ों में काट कर फिर से जोड़ दोगे तो पूरा वक्र सतह मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो होगा वो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr l। तो 2πr l होगा। इस दोनों का वैल्यू क्या करोगे, पहले वाले इक्वेशन में रखोगे और ई का मान निकल के आ जाएगा λ/2πε0। आसान है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखिए कि इसी तरह से आपको हम 2 मिनट का एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज करिएगा और फिर अगले दिन हम आपको बेलन का बताएंगे। डीपीपी में एक क्वेश्चन था कि बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है 1/r 1/r² 1/r³ करके आंसर दिया हुआ था, है ना। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। फिलहाल एक चीज समझिए कि क्या, अरे वर्क अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक ना। किताबों में क्या होती है, एक ही जगह पर पोटेंशियल वर्क एनर्जी सब पढ़ा देता है। और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो है पोटेंशियल ही वर्क डन होता है। और वो अगले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। अगले चैप्टर में पढ़ना है जहाँ पर विद्युत विभव और वो पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है, वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हम पोटेंशियल का वर्क डन का चर्चा कहीं नहीं किए हैं, ठीक है। कौन से किताब में, एनसीईआरटी में नहीं। चलिए देखिए, पब्लिक ऑथर को जो मन होता है वो लिख देता है, ठीक ना। अधिकतर पब्लिक ऑथर एक ही में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब मिला के लिखा हुआ, मिला के पढ़ाएंगे तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो पहले एक चीज का कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर दूसरा अपने आप तुमको समझ में आने लगेगा। चलो एक चीज हम बताते हैं, अगले दिन के लिए थोड़ा हम इंट्रो तैयार करते हैं कि देखिए अपने पास दो तरह का चीज होता है। एक होता है क्या, चालक, ठीक ना। और एक होता है क्या, कुचालक, ठीक ना। तो देखो चालक और कुचालक दो तरह के पदार्थ हैं। और आवेशन की विधि में आप पढ़े हैं क्या, एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा। तो चालन तभी हो पाएगा आवेश का जब पदार्थ कैसा रहेगा, चालक रहेगा। अगर कुचालक पदार्थ रहा तो कभी भी चालन नहीं हो पाएगा। तो भाई कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि एक चालक सॉलिड सिलेंडर है, एक क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है। और इस भरे हुए पे हम हर जगह पर इसमें क्या किए, हम आवेश का वितरण कर दिए। अंदर भी आवेश है, इस बेलन के बीच में भी आवेश है। अब देखो कि इसमें चालन हो पाएगा कि नहीं, अगर ये बेलन चालक है तो चालन हो पाएगा, चालन हो पाएगा। बीच का सारा आवेश चालन के द्वारा बाहर के सतह पर आ जाएगा, क्योंकि बाहर सबसे बड़ा सतह है। तो जब अगर कोई चालक रहे तो चालक का जो सारा चार्ज होता है वो उसके सतह पर ही होता है, चालक के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। मान लो कि हम किसी मेथड से इसके अंदर को हम चार्ज भी कर दिए और छोड़ देंगे, तो जहां नजदीक आता जाएगा तो नजदीक में क्षेत्रफल क्या रहेगा, कम रहेगा, रिपल्सन ज्यादा रहेगा। सारा चालक चालन के द्वारा आते 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 कहां पर आ जाएगा, बाउंड्री पर आ जाएगा। बाउंड्री पर आ जाएगा तो चालक में हमेशा जो आवेश रहेगा वो कहाँ रहेगा, सतह पर। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए कि खोखला बेलन रहे, खोखला बेलन रहे, तो खोखला बेलन में तो भाई ये कंफर्म ही है कि बीच में कुछ है ही नहीं, तो सारा आवेश कहाँ पर रहेगा, सतह पर रहेगा, है ना, सतह पर रहेगा। लेकिन अगर पदार्थ कुचालक है, लेकिन अगर पदार्थ कैसा है, कुचालक है, तो अगर कुचालक पदार्थ है ऐसा ही, और इस कुचालक पदार्थ में आप बीच में भी किसी तरह से आवेशित कर दिए, इसके बीच में भी आप क्या किए, किसी तरह से आवेशित कर दिए, तो आप बताइए कि क्या इसमें चालन होगी, चालन होगी। अगर चालन नहीं होगी तो क्या इसका आवेश सतह पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कुचालक पदार्थ में ये चीज तुम याद रखना हमेशा कि कुचालक में जो है, ठीक ना, कुचालक में जो है सो आवेश हर जगह पर रहता है, इसमें चालन नहीं हो पाती है, सतह पर पूरा आवेश नहीं आ पाता है। लेकिन जो चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ रहे, उस चालक पदार्थ का जो सारा आवेश रहेगा क्या रहेगा, उसके सतह पर रहेगा। क्लियर है इतनी बातें। इसी दो चीज को आप पॉइंट करके लिख लीजिए, क्या कि चालक पदार्थ का जो पूर्ण आवेश होता है, चालक पदार्थ का पूर्ण आवेश उसके सतह पर होता है। पूर्ण आवेश कहाँ होता है, उसके सतह पर, उसके सतह पर होता है।
सतह पर होता है, पदार्थ के आंतरिक भाग में कोई आवेश नहीं होते। पदार्थ के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। इसको याद रखना है एक लाइन में। क्यों? कि भाई जो चालक पदार्थ है उसमें चालन होगा, और चालन होगा तो सारा आवेश चल करके बड़ा सतह पर आ जाएगा, और सबसे बड़ा सतह कहाँ पर होता है? बाहर में, है ना। बाहर के बाद जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो पदार्थ आपका कुचालक पदार्थ है, ठीक ना, जो पदार्थ आपका कैसा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ है। इस कुचालक पदार्थ में कुल आवेश, कुल आवेश पदार्थ के हर जगह, पदार्थ के हर जगह पर एक समान रूप से विद्यमान रहता है, एक समान रूप से विद्यमान रहता है। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर अगले दिन हम आपको बताएंगे कि अगर सॉलिड सिलेंडर है या फिर हॉलो सिलेंडर है, खोखला बेलन है या फिर पूरा सॉलिड बेलन है, उसके कारण कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। आज एक पतली सी तार थी जो अनंत लंबाई की थी, ठीक ना। अब देखना कि जो पीछे सारा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन था, बड़ा बड़ा डेरिवेशन, जिसमें 3 3 वेरिएबल, 4 4 वेरिएबल आ रहा था, देखो गॉस लॉ लगा के एक लाइन में बन जा रहे हैं, है ना। इसको तुम पढ़ के देखना। बोर्ड पे लग रहा है कि 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज में गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस एक ही है। क्या? गसियन सतह लो, फ्लक्स निकालो, गॉस लॉ लगा लो, इंटीग्रेट कर दो, एक बार में काम हो जाएगा। एक वेरिएबल में वहां कितना होता था? थीटा, थीटा आता था, लैम्डा अलग वेरिएबल होता था, आर अलग वेरिएबल होता था, माथा दर्द हो जाता था, है ना। लेकिन इधर क्या है? बहुत आसान चीज है। बस आपको क्या आना चाहिए? गसियन सतह का चुनाव करने आना चाहिए। इतना पढ़ के आप लोग आइएगा। जब इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस लॉ के मदद से निकालेंगे। लेकिन इतना पढ़ के निश्चित रूप से आइएगा। हम आते आते क्लास में किसी भी दिन पूछ सकते हैं और पीट सकते हैं, इसीलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। आप लोग पढ़ते नहीं हैं और करते क्या है कि हाई फाई पढ़ाया जा रहा है।